चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर हो गई। तो हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर। ठीक है। अच्छा, आर्मेचर रिएक्शन आपका जो है जनरेटर में भी होता है, मोटर में भी होता है, तो दोनों को ही हम लोग एक साथ देखेंगे। ठीक है, एक साथ देखेंगे क्योंकि जो है फिर मोटर में भी ये सारी की सारी चीज आपको बतानी पड़ेगी, तो एक ही साथ दोनों चीजों को देख लेंगे, जनरेटर और आपका मोटर के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपका आर्मेचर रिएक्शन कुछ नहीं होता है, सिंपली आपके जो आर्मेचर का जो फ्लक्स का इफेक्ट होता है मेन फील्ड फ्लक्स पे, दैट इज नोन एज ए आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, मैंने आपको लिखाया था कि नो लोड कंडीशन में, एट नो लोड कंडीशन आर्मेचर करंट क्या होगा? जीरो होगा। अगर आर्मेचर करंट जीरो होगा तो आर्मेचर से कोई भी फ्लक्स आपका प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर आर्मेचर का कोई भी फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो आर्मेचर का जो फ्लक्स का इफेक्ट है वो मेन फील्ड फ्लक्स में कुछ भी नहीं होगा, तो देयर इज ए नो आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, तो लिखा था at no load condition the armature current is zero, hence no armature flux is produced, hence no armature reaction in the machine at no load condition. No load condition में armature reaction नहीं होगा। ठीक है, at no load condition there is only main field flux in the air gap distributed uniformly which is the flat top nature, जो कि flat top nature का होगा। ठीक है, जब भी आप अपनी मशीन को लोडेड कंडीशन पे लेके लोड को कनेक्ट करेंगे, आप अपने जनरेटर या फिर मोटर में आप लोड को कनेक्ट करेंगे तो इमीडिएटली आर्मेचर के कंडक्टर में क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। आर्मेचर के कंडक्टर में जब करंट फ्लो करेगा तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर ऑलवेज प्रोड्यूस फ्लक्स। जब आर्मेचर की वाइंडिंग में करंट होगा तो आर्मेचर वाइंडिंग क्या करेगी? आर्मेचर फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगी, और ये आर्मेचर का जो फ्लक्स होगा वो आपके मेन फील्ड फ्लक्स को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा, फिर उसको इफेक्ट करेगा। इसी को हम लोग बोल रहे हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन की मैंने डेफिनेशन बोली थी, द इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स इज नोन एज ए आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, अब देखो जो आर्मेचर रिएक्शन होता है, जो फाइए आएगा जब भी आर्मेचर रिएक्शन हमेशा आपका लोडेड कंडीशन में, जब भी आपका मशीन में आर्मेचर रिएक्शन आएगा तो उसकी वजह से दो अनडिजायरेबल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला जो इफेक्ट होता है वो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता है। ठीक है, कौन सा इफेक्ट होता है? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का मतलब होता है कि अगर आपका जो आर्मेचर का फ्लक्स है वो मेन फ्लक्स के परपेंडिकुलर है। कितना है? परपेंडिकुलर। अगर आपका आर्मेचर का फ्लक्स मेन फ्लक्स के परपेंडिकुलर है, या फिर आपका आर्मेचर का फ्लक्स चूंकि क्या करता है? मेन फ्लक्स को क्रॉस करता है। हेलो, यहां पर देखो, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, क्रॉस करने वाला इफेक्ट। क्रॉस तभी करेगा, मेन फील्ड फ्लक्स को क्रॉस तभी करेगा जब वो कैसा होगा? 90 डिग्री पे होगा। तो अगर आर्मेचर का फ्लक्स मेन फ्लक्स के परपेंडिकुलर है तो बोलेंगे दैट इज नथिंग बट द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ये सर ने आपको किसमें बताया था? इंडक्शन, दैट इज सिंक्रोनस मशीन में भी आपको बताया था। ठीक है, कि अगर आपका जो है आर्मेचर का फ्लक्स मेन फ्लक्स के या फिर मेन फील्ड फ्लक्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं आर्मेचर के फ्लक्स के इस इफेक्ट को बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। और जब भी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की वजह से एयर में जो आपका फ्लक्स होगा, एयर में जो फील्ड फ्लक्स होगा उसका शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और शेप अगर डिस्टॉर्ट हो जाएगा, शेप पहले से बदल जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस होती है वो अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगी, और जिस दिन मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस आपकी जो है अपनी पोजीशन से क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी, तो आपके जो ब्रुसेज है वहां पर क्या स्टार्ट हो जाएगी? स्पार्किंग स्टार्ट हो जाएगी, और स्पार्किंग होने की वजह से आपकी जो ब्रुसेज है वो जल्दी खराब हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा चीज हो सकता है, जब भी जो है स्पार्किंग होगी तो आपका जो है जो वाइंडिंग है वो भी क्या होंगी? हीटअप होंगी। हीटअप होने की वजह से वो भी क्या हो सकती है? बर्नआउट हो सकती है। ठीक है, तो जनरली आपका जो है इसी को बोलते हैं कॉम्यूटेशन फेल्योर। ठीक है, तो जनरली आपका जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आप दैट इज डी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की वजह से आपका देयर इज ए डिस्टॉर्शन और चेंज इन द शेप ऑफ द मेन फील्ड फ्लक्स। एयर गैप में जो मेन फील्ड फ्लक्स है उसका शेप में डिस्टॉर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से एमएनए शिफ्ट हो जाएगी, और एमएनए शिफ्ट होने की वजह से आपकी जो है ब्रुसेज में क्या हो जाएगी? स्पार्किंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसी को हम बोलते हैं कॉम्यूटेशन आपका अनसक्सेसफुल होगा। स्पार्किंग होने की वजह से ब्रुसेज खराब होंगी, वाइंडिंग में आपका जो है आग लगने का भी क्या होगा? खतरा होगा। ठीक है,
अच्छा, ये इफेक्ट तो आपको हमेशा देखने को मिलेगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हमेशा होगा, हमेशा। लेकिन डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आपका क्या होता है, ये आपका जो है प्रैक्टिकली कंडीशन में ऑकर करता है, इसीलिए मैंने लिखा कि दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम आइडियल कंडीशन मान के चले, जो हम मैग्नेटिक मटेरियल बना रहे हैं, अगर वो आपका नॉन सैचुरेटेड मटेरियल होगा तो ये इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन में सैचुरेशन आता है, इसलिए ये इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो मैं दोनों चीजें बताऊंगा। कई बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा कि अगर आपकी मशीन अनसैचुरेटेड है, उसमें सैचुरेशन नहीं है, तो आर्मेचर के फ्लक्स का केवल एक ही इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर जो है अनसैचुरेटेड मशीन है, अनसैचुरेटेड मशीन में आपका डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट नहीं आता, केवल कौन सा इफेक्ट आता, क्रॉस मैग। लेकिन अगर सैचुरेशन कंसीडर किया जाएगा तो आर्मेचर की वजह से ये इफेक्ट तो हमेशा आएगा, साथ ही साथ एक और इफेक्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जब भी आपकी मशीन में डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आएगा आर्मेचर की वजह से, तो आपका जो फ्लक्स पर पोल है वो आपका थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्लक्स पर पोल, ड्यू टू द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट द फ्लक्स पर पोल इज रिड्यूस। आपका फ्लक्स पर पोल आपका कम हो जाएगा। अगर पर पोल फ्लक्स कम हो जाएगा तो जनरेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फ्लक्स पर पोल कम हुआ तो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा था वो कम हो जाएगा। अगर इंड्यूस ईएमएफ थोड़ा सा कम हो जाएगा तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मोटर के केस में क्या होगा, मोटर में तो टॉर्क डेवलप होता है, टॉर्क की इक्वेशन हम लोग निकालेंगे मोटर में, टॉर्क इज इक्वल टू आता है के फाई आई ए, ये इक्वेशन आती है टॉर्क की डीसी मशीन में। अगर फ्लक्स पोर आपका आर्मेचर रिएक्शन की वजह से अगर डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा तो फ्लक्स पर पोल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर फ्लक्स पर पोल कम हो गया तो टॉर्क कम होगा, और अगर टॉर्क कम होगा तो आपकी मशीन की जो है या फिर मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस चीज को लिख लीजिए, क्योंकि हम दोनों इफेक्ट को बात करेंगे। ये तो मैंने जनरेटर के केस में लिखा दिया था, मोटर के केस में भी लिख लीजिए। There is a induced EMF and will reduce in the case of generator, and in case of motor, in case of motor, इन केस ऑफ मोटर, पहले मैं सोच रहा था कि आपको अलग अलग पढ़ा दूं, लेकिन एक ही साथ पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए फिर अलग अलग चीजें कर पाना फिर से उतना ही टाइम लगेगा। एंड इन केस ऑफ मोटर, टॉर्क, टॉर्क, टॉर्क एंड स्पीड विल बी रिड्यूस। मोटर के केस में आपकी टॉर्क और स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मोटर के लिए मैं लिख देता हूं, जनरेटर के लिए लिखा है, ठीक है। टॉर्क का जो फार्मूला आएगा, टॉर्क का फार्मूला आएगा, दिस इज नथिंग बट द, यू कैन बी टेक इट हियर, के फाई आई ए, दैट इज नथिंग बट द, हम लोगों ने एक फैक्टर लिया था, देखिए जब मैंने इंड्यूस ईएमएफ की इक्वेशन ड्राइव कराई थी आपको, यहां पर देख लीजिए, इंड्यूस ईएमएफ की इक्वेशन ये देखिए ड्राइव कराई थी, दिस इज के ए दिया था, के सेम फैक्टर आपका टॉर्क की इक्वेशन में गया, के इज इक्वल टू द पी जेड डिवाइडेड बाई 2 पाई ए, ठीक है। तो सेम थिंग विल बी देयर, के ए, जिसको हम लोग ने आर्मेचर कांस्टेंट बोला था, दिस इज कॉल्ड आर्मेचर कांस्टेंट, के ए फाई इंटू आई, ये आएगा। और बेटा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की वजह से फ्लक्स पर पोल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई है। अगर आपका फ्लक्स पर पोल कम हो जाएगा तो आपकी मोटर में टॉर्क कम डेवलप होगा, ठीक है। और जो स्पीड होती है, दैट इज स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई, ठीक है। स्पीड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई विल बी देयर, ठीक है। मैं लिख देता हूं, मोटर के केस में जो रिलेशन होता है, V इज इक्वल टू होता है, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू होगा E प्लस आई आर, ठीक है। और यहां से अगर आप लिखना चाहें, V इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू के ए फाई इंटू ओमेगा, ओमेगा बोलिए फिर एन बोलिए, बात क्या है, सेम है।
ओमेगा प्लस आई ए इंटू आर ए। तो यहां से आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी वी माइनस आई ए इंटू आर ए डिवाइडेड बाई के ए इंटू 5। मोटर में हम लोग सप्लाई देते हैं भाई, यहां पर देखो मोटर में हम सप्लाई देते हैं, मोटर में हम यहां पर सप्लाई देंगे, ठीक है। और यहां पर आर्मेचर का रेजिस्टेंस होगा और यहां पर ईबी होगा। ब्रश ड्रॉप मैंने हटा दिया तो वी इज इक्वल टू क्या होगा, ईजी इंटू आई ए इंटू आर। ईजी लिख देता हूं, ईजी ईजी। वैसे वहां बैक ईएमएफ यूज किया जाता है लेकिन मैं ईजी तब भी लिख देता हूं, चलो ई ही लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा ओमेगा और फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज 2πn/60, ठीक है। तो यहां से आप बोलेंगे दैट इज ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 5। तो अगर फ्लक्स पर पोल कम हो जाएगा तो स्पीड भी मोटर के केस में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। दो इफेक्ट आते हैं, एक तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और दूसरा आपका डीमैग्नेटाइजिंग। दोनों इफेक्ट मैं आपको बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखते जाइएगा बस। और ग्राफिकल तरीके से चीजें समझना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। और नॉर्मली ग्राफ आप देखेंगे इसमें थोड़ा टफ होते हैं लेकिन ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। चलो तो दो इफेक्ट हम लोगों ने देखे थे, दैट इज नथिंग बट द, एक तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आएगा, दूसरा डीमैग। लेकिन डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आपका तब आएगा जब आप जो है दैट इज सैचुरेटेड मटेरियल यूज करेंगे। अगर मटेरियल में सैचुरेशन आएगा, प्रैक्टिकली सैचुरेशन आ जाता है, ठीक है। चलो इतना लिख लिया, आ जाइए। फिर उसके बाद मैंने बताया था दैट इज, एक मैंने एक्सरसाइज बताई थी दैट इज कॉल्ड जीएनए। एक एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी जीएनए, ठीक है। जीएनए के कई सारे नाम हैं, ठीक है। जीएनए के कई सारे नाम हैं। चलो मैं एक बार थोड़ा सा फिगर बनाता हूं जीएनए समझाने के लिए, ठीक है। देखिए नाउ दिस इज योर, ठीक है। चलो ये नॉर्थ पोल था, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, ठीक है। दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। चलिए अच्छा ये आपकी डायरेक्ट एक्सेस होती है। पोल के सेंटर से जो लाइन पास करती है उसको हम डायरेक्ट एक्सेस बोलते हैं। ये आपकी डायरेक्ट एक्सेस है। दिस इज द डायरेक्ट एक्सेस। और डायरेक्ट एक्सेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको क्वाड्रेचर एक्सेस बोलते हैं। टू पोल की मशीन में इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल हमेशा क्या होता है, सेम होता है। एक्चुअली में जो क्वाड्रेचर एक्सेस होती है वो 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है डायरेक्ट एक्सेस के, ठीक है। तो आप देखेंगे टू पोल मशीन है तो जो मैकेनिकली एंगल होगा 90 डिग्री वही इलेक्ट्रिकल होगा। तो ये आपकी जो डायरेक्ट एक्सेस के परपेंडिकुलर लाइन है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेचर एक्सेस। दिस इज योर क्वाड्रेचर एक्सेस। इसी को बोलते हैं क्वाड्रेचर एक्सेस, ठीक है। दिस इज द 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती, टू पोल मशीन है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंगल आपका क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए जो क्वाड्रेचर एक्सेस होती है उसका नाम होता है इंटरपोलर एक्सेस। पहला नाम इसका जो होता है दैट इज कॉल्ड इंटरपोलर एक्सेस। इंटरपोलर एक्सेस, ठीक है। दूसरा इसी का नाम होता है जीएनए। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, जीएनए। जीएनए हमेशा जो क्वाड्रेचर एक्सेस होती है उसी को बोलते हैं जीएनए, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सेस। और बेटा ये बताओ क्वाड्रेचर एक्सेस हमेशा फिक्स होगी क्या,
डायरेक्ट एक्सिस के हमेशा ये परपेंडिकुलर होगी। तो क्वाड्रेचर एक्सिस हमेशा फिक्स होती है, मतलब जीएनए हमेशा फिक्स होगा, जीएनए कैन नॉट बी चेंज। हमेशा जीएनए जो होगी वो हमेशा डायरेक्ट एक्सिस के हमेशा पैरेलल बनाई जाएगी। उसी को हम लोग बोल देते हैं कि जो जीएनए होती है वो फील्ड फ्लक्स के परपेंडिकुलर होती है। या फिर हमेशा ध्यान रखेगा, जो हमारी जो है क्वाड्रेचर एक्सेस होती है उसी को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सेस, और ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी, डायरेक्ट एक्सेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। डायरेक्ट एक्सेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो हमेशा क्वाड्रेचर एक्सेस, इंटरपोलर एक्सेस, या फिर इसी को बोलते हैं जीएनए, इसी को बोलते हैं जीएनए। जीएनए का दूसरा नाम होता है, ये हमेशा फिक्स होगी, याद रखिएगा, जीएनए कभी भी चेंज नहीं होने वाली, ये यहीं पर रहेगी, ठीक है। जीएनए के बाद नेक्स्ट इसी जीएनए को बोलते हैं ब्रूस, क्योंकि इसी एक्सेस में हमेशा ब्रूस रखे जाएंगे। अच्छा, मशीन में जो ब्रूस होते हैं, एक बार आपने ब्रूस रख दिए ना तो ब्रूस को शिफ्ट नहीं करते हैं। एक बार जब ब्रूस रख दिए क्वाड्रेचर एक्सेस या जीएनए में, जीएनए मतलब ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सेस में, तो ब्रूस हमेशा वहीं पर रखे रहेंगे, ब्रूस को हम लोग शिफ्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए हमारा लोड चेंज हो गया तो मशीन खोल के ब्रूस को शिफ्ट करने, मशीन को खोल के ब्रूस शिफ्ट करोगे क्या? ब्रूस नहीं शिफ्ट किया, ब्रूस हमेशा एक ही जगह पे रहेंगे, ठीक है। इसी एक्सेस को बोलते हैं ब्रूस, ब्रूस एक्सेस। यहां पर ब्रूस रखे होंगे, ये मैंने ब्रूस दिखाया, इसी एक्सेस को बोलते हैं ब्रूस एक्सेस। दिस इज कॉल्ड ब्रूस एक्सेस। इसी को बोलते हैं एक्सेस ऑफ कॉम्यूटेशन। इसी एक्सेस के अबाउट कॉम्यूटेशन होगा। कॉम्यूटेशन नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो डीसी मशीन में जो कॉम्यूटेशन होता है वो किस एक्सेस के अबाउट होता है? दैट इज क्वाड्रेचर एक्सेस। क्वाड्रेचर एक्सेस या फिर इसी को बोलेंगे जीएनए। दिस इज नथिंग बट द एक्सेस ऑफ कॉम्यूटेशन। ये सब नाम है कॉम्यूटेशन, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द जीएनए। इस फिगर को बना लीजिए कहीं पर। जीएनए इज ऑलवेज फिक्स, जीएनए कैन नॉट बी चेंज। अच्छा, अगर मैं आपको फील्ड फ्लक्स दिखाऊं, फील्ड फ्लक्स, फील्ड पोल दिखाए ना, फील्ड फ्लक्स कैसा होगा? दिस इज योर फील्ड फ्लक्स। अच्छा, फील्ड फ्लक्स हमेशा डायरेक्ट एक्सेस की तरफ होगा क्या? हेलो, फील्ड फ्लक्स हमेशा किसकी तरफ ओरिएंटेड होगा? डायरेक्ट एक्सेस। फील्ड फ्लक्स हमेशा डायरेक्ट एक्सेस की तरफ है। हेलो, फील्ड फ्लक्स डायरेक्ट एक्सेस है। इस फील्ड फ्लक्स या फिर डायरेक्ट एक्सेस के परपेंडिकुलर ये क्वाड्रेचर एक्सेस होगी या फिर जीएनए होगा। तो मैं डायरेक्ट एक्सेस ना बोल के फील्ड फ्लक्स बोल दूं, ये डायरेक्ट, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वही तो क्वाड्रेचर एक्सेस होगी, या फिर उसी को जीएनए बोल दिया। तो जीएनए वो ये भी बोला जाता है, जीएनए जो होती है वो फील्ड फ्लक्स के परपेंडिकुलर होती है। फील्ड फ्लक्स के अगर आप परपेंडिकुलर लाइन खींच दे तो वो जीएनए या फिर क्वाड्रेचर एक्सेस आएगी, क्योंकि जो फील्ड फ्लक्स होगा वो हमेशा डायरेक्ट एक्सेस की तरफ होगा। लेकिन एक्चुअल में जो डिफिनीशन मैंने आपको बताई थी, एक्चुअल डिफिनीशन जो होती है कि डायरेक्ट एक्सेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं जीएनए, या फिर क्वाड्रेचर एक्सेस का ही नाम होता है जीएनए। जीएनए का ही दूसरा नाम होता है ब्रूस एक्सेस, या फिर एक्सेस ऑफ कॉम्यूटेशन, या फिर इंटरपोलर लाइक समथिंग विल बी देयर, ठीक है। तो मैं यहां पर जो है थोड़ा सा इसमें चेंज करने जा रहा हूं, एक पॉइंट यहां पर और ऐड करने वाला हूं। पहले तुम जीएनए बना लो। बिल्कुल बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपको कोई पढ़ाएगा नहीं जो है, क्योंकि नॉर्मली ये टॉपिक इतना ग्राफिकल टॉपिक है कि ग्राफ नॉर्मली समझ में आते नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, समझिएगा, बहुत आसानी से चीजें समझ में आते हैं। संदीप, कल क्लास नहीं चली थी, कल नेट ही नहीं आ रहा था कहीं। चलो, यहां पर एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा जीएनए में। जीएनए हमेशा डायरेक्ट एक्सेस के परपेंडिकुलर होगी।
GNA is always perpendicular to the डायरेक्ट एक्सेस, ये इसकी मेन डिफिनीशन होती है। और डायरेक्ट एक्सेस की तरफ ही मेन फ्लक्स होता है, तो आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज भी यूज कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था GNA is also known as a quadrature axis, brush is generally placed on a GNA, so GNA is also known as a brush axis। या फिर इसी एक्सेस के बाद कम्यूटेशन होता है, तो इसको हम लोग जो है एक्सेस ऑफ कम्यूटेशन भी बोलेंगे। चलिए, अब कुछ चीजें और मैंने आपको बताई थी। MNA के बारे में बताया था, MNA मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस। मैग्नेटिक न्यूट्रल क्या एक्सेस बताई थी? जो भी रिजल्टेंट फ्लक्स होगा, जो भी रिजल्टेंट फ्लक्स होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिएगा तो आपकी MNA बन जाएगी। रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो हमेशा MNA बनेगी। MNA इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फ्लक्स इन द एयर गैप, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये मैंने लिखा था कि MNA पे इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? जीरो। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस बोलते हैं, तो ये पॉइंट अभी मैं आपको ग्राफ से दिखा दूंगा। MNA पे फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? जीरो होती है। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस में जो फ्लक्स डेंसिटी, जिस पॉइंट पे फ्लक्स डेंसिटी जीरो होगी उसको हम लोग MNA बोलेंगे। क्या बोलेंगे? MNA, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा करेक्ट करने जा रहा हूं, इस पॉइंट को थोड़ा सा करेक्ट करने जा रहा हूं। हाँ, एट MNA मैग्नेटिक, अभी पहले लिख दे, अभी काटिएगा नहीं आप लोग। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी जीरो। और बेटा जिस पॉइंट पे बी जीरो हो गया ना, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है? VLB साइन थीटा होता है, VLB साइन थीटा होता है। बी जीरो हुआ तो ई भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। Therefore the induced EMF in the conductor at MNA जीरो। MNA में अगर कंडक्टर तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ हमेशा जीरो होगा। Therefore the induced EMF in the conductor placed at MNA is जीरो। जो कंडक्टर MNA में प्लेस्ड होगा उसमें फ्लक्स डेंसिटी या फिर फ्लक्स जीरो होगा, तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ भी जीरो होगा। मैंने एक लाइन केवल बढ़ा दी है उसमें। MNA इज ए वेरिएबल, जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस है तो वो शिफ्ट हो सकती है, लेकिन GNA हमेशा फिक्स होगा। GNA हम बनाएंगे हमेशा डायरेक्ट एक्सेस के परपेंडिकुलर। हो गया क्या? अब हम बात कर रहे हैं लीडिंग पोल टिप के बारे में। लीडिंग पोल टिप क्या होता है और ट्रेलिंग पोल टिप क्या होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जब हम जो है किसी भी मशीन में रोटेट करते हैं तो किसी भी एक पोल है, पोल में एक स्टार्टिंग एज होगा, एक एंडिंग एज होगा, किसको हम लीडिंग और किसकी आप जो है ट्रेलिंग बोलेंगे। तो मूव करते समय किसी भी पोल का, जो पोल हमें पहले दिखेगा, जो पोल का एज हमें पहले दिखेगा उसको लीडिंग पोल टिप बोलेंगे, और जो बाद में मिलेगा उसको बोलेंगे ट्रेलिंग पोल टिप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रेलिंग पोल टिप। या फिर आपका जब भी कंडक्टर होगा, मान लीजिए रोटर में कंडक्टर रखा है, कंडक्टर
जिस एज से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन में इंटर करेगा उसको लीडिंग, और जहां से निकलेगा उसको ट्रेलिंग। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताया था। और यहां भी मैंने बताया था अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ये लीडिंग होगा, ये ट्रेलिंग होगा, ये लीडिंग होगा और ये ट्रेलिंग होगा। ट्रेलिंग बोलते हैं, टेलिंग नहीं बोलते, ट्रेलिंग पोल टिप बोलते हैं, ट्रेलिंग, ट्रेलिंग। ठीक है, चलो। उसके बाद मैंने आपसे बात किया था कि केवल अगर हम जो है फील्ड का फ्लक्स कंसीडर करेंगे तो ये डायरेक्ट एक्सेस की तरफ होगा फील्ड का फ्लक्स। और जब हम आर्मेचर के फ्लक्स के बारे में बात करेंगे तो आर्मेचर का जो फ्लक्स होगा वो 90 डिग्री में होगा, डायरेक्ट एक्सेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री पे होगा। इसी को हम बोलते थे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट तो हमेशा आएगा, अभी हम लोग इसको देखेंगे। और मैंने आर्मेचर का फ्लक्स आपको बताया था। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल की बारे में बात करेंगे, इंडिविजुअल का जो है यहां पर नॉर्थ पोल में क्रॉस है तो ये आपका जो है क्लॉकवाइज होगा, साउथ पोल में डॉट है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और अगर मैं 3 कंडक्टर का निकालूंगा तो 3 कंडक्टर का रिजल्टेंट ये होगा, इसका निकालूंगा तो इसका ये होगा, और इस तीनों का निकालूंगा तो रिजल्टेंट आपका ये होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ये देखिए मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, अब हम लोग अपने जो है आर्मेचर रिएक्शन को पढ़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए जरा। पहले हम लोग बात करें नो लोड कंडीशन में। किस कंडीशन बात करें? नो लोड कंडीशन में। नो लोड कंडीशन में जीएनए एमएनए क्या होगा और ग्राफ क्या होगा उसको समझाता हूं। ठीक है, चलिए। एट नो लोड कंडीशन, एट नो लोड कंडीशन, एट नो लोड कंडीशन विल बी देयर। ठीक है, अच्छा ये बताओ नो लोड कंडीशन में क्या आर्मेचर के कंडक्टर में कोई करंट होगा क्या? नो लोड कंडीशन में आर्मेचर के कंडक्टर में कोई भी करंट, तो आर्मेचर के कंडक्टर फ्लक्स नहीं, तो कंडक्टर आर्मेचर के कंडक्टर में करंट नहीं होगा तो आर्मेचर में कोई फ्लक्स नहीं होगा, केवल मेन फ्लक्स ही होने वाला है, वही रिजल्टेंट फ्लक्स भी होगा। ठीक है, चलो टू पोल की मशीन आई कैन बी कंसीडर। नाउ दिस इज ए टू पोल मशीन। नाउ दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। ठीक है, दिस इज द डायरेक्ट एक्सेस, दिस इज द डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, क्वाड्रेचर एक्सेस क्या होती है बेटा? क्वाड्रेचर एक्सेस हमेशा डायरेक्ट एक्सेस के परपेंडिकुलर होती है। नाउ दिस इज द क्वाड्रेचर एक्सेस, जो कि हमेशा डायरेक्ट एक्सेस के परपेंडिकुलर होगी। दिस इज द क्वाड्रेचर एक्सेस। क्वाड्रेचर एक्सेस होती है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सेस, और यही आपकी ब्रूस एक्सेस भी होगी। ठीक है, चलिए यहीं पर मैंने ब्रूस को रख दिया। ठीक है ना, यहां पर कंडक्टर रख देता हूं। 1, दिस इज 2, दिस इज नथिंग बट द
ठीक है, नाउ दिस इज द फील्ड फ्लक्स, दिस इज द फील्ड फ्लक्स। दिस इज द फील्ड फ्लक्स, मेन फील्ड फ्लक्स, दिस इज द फाई एफ। ठीक है, नो लोड पे मशीन है और जनरेटर का केस कंसीडर कर रहे हैं। ये आपका प्राइम मूवर है और प्राइम मूवर से मैं अपने जनरेटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रिवेल कर रहा हूं। ठीक है, दिस इज योर प्राइम मूवर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन द केस ऑफ जनरेटर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कर रहा हूं। अब आपको मालूम है एक करे आपका जो है, जब भी आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, आप जो है रोटेट करते मूव करते हैं तो फ्लक्स की कटिंग होगी जिससे कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन नो लोड कंडीशन में है, ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, कंडक्टर्स में ईएमएफ आएगा, लेकिन ईजी तो आपका जो है नॉन जीरो होगा। ईएमएफ तो जनरेट होगा बट लोड नहीं लगा है, तो आर्मेचर करंट कितना होगा, जीरो। अगर आर्मेचर करंट जीरो होगा तो आर्मेचर का फ्लक्स कितना होगा, जीरो। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं अगर बात करूं कि इस समय व्हाट इज द रिजल्टेंट फ्लक्स, रिजल्टेंट फ्लक्स क्या, फील्ड फ्लक्स। आर्मेचर का फ्लक्स जीरो है तो रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा, फील्ड फ्लक्स प्लस आर्मेचर, आर्मेचर करिए तो फील्ड फ्लक्स ही रिजल्टेंट फ्लक्स होगा। और मैंने बताया था रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर लाइन खींच देना, वही आपकी एमएनए होगी। हेलो, नो लोड के समय, नो लोड के समय जो फील्ड फ्लक्स है क्या वही रिजल्टेंट फ्लक्स है? नो लोड के समय जो आपका फील्ड फ्लक्स है यही है, इसके परपेंडिकुलर लाइन यही होगी। और बेटा रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर लाइन ही एमएनए होगी, तो यही आपकी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस भी होगी। ध्यान से देखिए, यही लाइन परपेंडिकुलर भी होगी फील्ड के। नो लोड के समय, नो लोड के समय फील्ड फ्लक्स ही रिजल्टेंट और रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर लाइन खींच देना यही एमएनए होगा। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, नो लोड के समय जीएनए और एमएनए क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, कोइंसाइड एक ही एक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं नो लोड के समय। तो लिख रहा हूं एमएनए इज कोइंसाइड with GNA at no load condition, नो लोड कंडीशन। और ये पॉइंट हम ऊपर भी जाके लिखेंगे जीएनए वाले में, जो जगह छोड़ी थी। नो लोड के समय जीएनए और एमएनए क्या करेंगे, कोइंसाइड, एक ही एक्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन लोड के समय रिजल्टेंट फ्लक्स अलग हो जाएगा क्योंकि आर्मेचर का रिएक्शन आएगा, आर्मेचर फ्लक्स की वजह से उसका इफेक्ट आएगा। बना लिए क्या फिगर? चलो इस पॉइंट को जरा यहां पर लिखना है, यहां पर जीएनए में थोड़ी सी जगह हमने छोड़ी थी, यहां पर लिखना है। यहां पर हमने जगह छोड़ी थी थोड़ा सा, जीएनए मैंने बोला था एक पॉइंट लिखाऊंगा, एट नो लोड कंडीशन
at no load condition the GNA and MNA are coincide. Coincide का मतलब है they are represented the same axis, और नो लोड पे दोनों सेम है, जीएनए और एमएनए दोनों सेम ही एक्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे, कोइंसाइड आर सेम। केवल फील्ड ही फ्लक्स होगा नो लोड के समय। चलो यहां पर आ जाओ, मैं एक बार दिखाना भी चाहता हूं कि एमएनए पे आपका जो है दैट इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा। ये भी अभी आपको ग्राफ से दिखाता हूं, और जिस पॉइंट पे फ्लक्स जीरो होगा वही एमएनए भी कहलाएगा। जीएनए पे ही फ्लक्स जीरो होगा, अभी दिखाता हूं। चलो अब यहां पर मैं थोड़ा सा फ्लक्स भी दिखा देता हूं, फ्लक्स भी दिखा देता हूं। यहां पर आइए, नो लोड के समय क्या होगा। हेलो, नो लोड के समय केवल और केवल फील्ड फ्लक्स होगा, जो कि किस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्ट एक्सेस। और जीएनए और एमएनए दोनों क्या करेंगे, कोइंसाइड होंगे और 90 डिग्री पे होने वाले। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो ना इसको भी दिखा देता हूं। दिस इज योर डायरेक्ट एक्सेस, this is your direct axis, this is the quadrature axis, this is the quadrature axis, और इसी को हम बोलते हैं जीएनए, ठीक है। एंड दिस इज द 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। जो फील्ड फ्लक्स होता है दैट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्ट एक्सिस, ठीक है। नो लोड से हमें आर्मेचर को कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यही आपका रिजल्टेंट फ्लक्स होगा। तो इस फ्लक्स के रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर ही एमएनए होगा। दिस इज द एमएनए, MNA, and this is also GNA. यही GNA और यही आपकी MNA, ठीक है। ये नो लोड के समय नो लोड, नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन में केवल आपको एयर पे केवल एक ही फ्लक्स दिखाई देगा, दैट इज फील्ड फ्लक्स। चलो इसको मैं लीनियर डायग्राम से भी दिखाने की कोशिश करता हूं। लीनियर डायग्राम, लीनियर डायग्राम समझने की कोशिश करिएगा। नाउ आई कैन बी टेक द कंडक्टर, नाम कर देता हूं, कंडक्टर के नाम भी यहां पर कर देता हूं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and this is 14। चलो मैं लीनियर डायग्राम बना रहा हूं, नो लोड के समय लीनियर डायग्राम बना रहा हूं। देखो मैं मशीन को यहां से कट कर रहा हूं, यहां से कट कर रहा हूं, हेलो, यहां से कट कर रहा हूं, यहां से कट करने के बाद इसको ऐसे फैला देता हूं। हेलो, मैं मशीन को यहां से कट कर रहा हूं और लीनियर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फील्ड फ्लक्स, आप ये बताइए फील्ड फ्लक्स होता है, व्हाट इज द शेप ऑफ द फील्ड फ्लक्स? फ्लैट टॉप विल बी देयर ना, नो लोड के समय फ्लैट टॉप होगा, लेकिन जब आर्मेचर आएगा तो इसका शेप बदल जाएगा। हाँ, ये फील्ड फ्लक्स जो होता है वो कैसा नेचर होता है, फ्लैट टॉप होता है। अभी आर्मेचर को कोई इफेक्ट नहीं, फ्लैट टॉप विल बी देयर। अभी मैं बना रहा हूं, चलिए मैं लीनियर डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां से कट कर दिया, यहां से कट कर दिया, आधी ब्रुश यहां पर, आधी ब्रुश और ये पूरी ब्रुश, ठीक है। यहां देखिए लीनियर डायग्राम बना रहा हूं। नाउ दिस इज द क्वाड्रेचर एक्सेस। दिस इज क्यू एक्सेस, ये ब्रुश है,
आधी ब्रूसित साइड आ जाएगी, आधी ब्रूसित साइड आ जाएगी। यहां से कट कर दिया हूं, यहां से कट किया हूं, यहां से कट किया हूं। ठीक है, यहां पर 7 कंडक्टर रख देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, यहां पर देखिए, दिस इज द कंडक्टर 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज 8 9 10 11 12 13 एंड दिस इज 14। ठीक है, चलो देखिए डायरेक्ट एक्सेस कहां से जा रही है, ये 4 और 11 से जा रही है, 4 और 11। दिस इज द डायरेक्ट एक्सेस। चार और 11, ये बिल्कुल सेंटर होगा। ये डायरेक्ट एक्सेस है। नाउ दिस इज द क्वाड्रेचर एक्सेस। क्वाड्रेचर एक्सेस को जीएनए बोलते हैं भाई, तो इसको मैं जीएनए लिख देता हूं, जीएनए। दिस इज योर जीएनए। हेलो, दिस इज 4 है ना, दिस इज द जीएनए, जीएनए। और यही एमएनए, यहीं पर फ्लक्स इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप जरा। मैं हाँ फील्ड फ्लक्स बनाने जा रहा हूं, फील्ड फ्लक्स। फील्ड फ्लक्स, चलो पोल बना देता हूं, देखो जरा। हेलो, कंडक्टर नंबर 2 से लेके 6 तक नॉर्थ पोल के अंडर में, और कंडक्टर नंबर 9 से लेके 13 तक साउथ पोल के अंडर में। हेलो, 2 से लेके 6 तक नॉर्थ पोल के अंडर में भाई। 2 से लेके 6 तक के जो कंडक्टर हैं वो नॉर्थ पोल के अंडर में है, और 9 से लेके 13 तक के जो कंडक्टर हैं वो साउथ पोल के अंडर में। है ना, चलो अब जरा मुझको ये बताओ। हाँ यहां पर देखो जरा, मैं फील्ड फ्लक्स बनाने जा रहा हूं। हेलो, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? हेलो, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, यही होता है ना। अब ये मुझे बताओ, पोल के अंडर पे, हेलो, अंडर द पोल शूज एयर गैप कांस्टेंट है ना, एयर गैप कांस्टेंट, तो रिलक्टेंस भी कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। हेलो, एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, दैट इज द फ्लक्स ना। एमएमएफ कांस्टेंट है, रिलक्टेंस कैसा है? कांस्टेंट है। रिलक्टेंस कांस्टेंट है, एयर गैप कांस्टेंट, रिलक्टेंस भी कैसा होगा? कांस्टेंट विल बी देयर। तो यहाँ भी आपका जो फ्लक्स की वैल्यू है वो भी कैसी होगी? कांस्टेंट विल बी देयर। हेलो, हाँ यहाँ पर देखो, 2 से लेके 6 तक आपका दैट इज एयर गैप कांस्टेंट है, तो रिलक्टेंस भी कांस्टेंट है।
और फील्ड करंट भी बदल नहीं रहा है, तो फील्ड करंट भी कांस्टेंट है तो एमएफ भी कांस्टेंट होगा। फील्ड करंट बदल नहीं रहा है, डीसी एक्साइटेशन देते हैं, इन द फील्ड वी विल प्रोवाइड द डीसी एक्साइटेशन, तो एमएमएफ इज कांस्टेंट, दैट इज द रिलक्टेंस इज कांस्टेंट, तो फ्लक्स इज आल्सो कांस्टेंट विल बी देयर। ठीक है, यहां मैं बना रहा हूं, यहां देखते जाओ, 2 से लेके 6 तक मैं फील्ड का फ्लक्स बना रहा हूं। फील्ड में आपका डीसी करंट फ्लो कर रहा है, तो बेटा डीसी करंट कांस्टेंट है तो एमएमएफ भी कांस्टेंट हुआ, और एयर गैप कांस्टेंट है तो रिलक्टेंस भी कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट। अब देखिए 2 चीज है, हेलो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए नॉर्थ पोल से, हेलो नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकल रहा है, हेलो नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकल रहा है, साउथ पोल में फ्लक्स इंटर कर रहा है। ध्यान से देखिए, हेलो नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकल रहा है, हेलो नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकल रहा है, तो एक फ्लक्स को हम पॉजिटिव लेंगे और एक फ्लक्स को निगेटिव, 2 प्रकार के फ्लक्स है। और साउथ पोल से फ्लक्स इंटर कर रहा है, दिख रहा है ना, साउथ पोल से फ्लक्स क्या कर रहा है, इंटर, तो एक को पॉजिटिव लेंगे निगेटिव, नॉर्थ पोल वाले को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं। ठीक है, अब यहां से 2 से लेके 6 तक एमएफ भी कांस्टेंट, रिलक्टेंट भी कांस्टेंट, तो फ्लक्स भी कैसा होगा, कांस्टेंट। यहां देखो, यहां पर फ्लक्स कांस्टेंट, इसको मैंने पॉजिटिव माना, यहां साउथ पोल के अंदर में इंटरिंग है तो इसको निगेटिव ले लेते हैं, ये भी लेकिन कांस्टेंट ही होगा, कांस्टेंट। फील्ड का फ्लक्स ड्रॉ करें। अब मुझे ये बताओ, हेलो यहां पर ये बताओ, पोल शू के अंदर तो कांस्टेंट, लेकिन जैसे आप पोल शू के बाहर जाएंगे, क्या आपका एयर गैप बढ़ रहा है क्या, क्वाड्रेचर एक्सेस तक देखो, क्वाड्रेचर एयर गैप आपका क्या है, बढ़ रहा है, रिलक्टेंस बढ़ेगा, और बेटा फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस होता है, क्योंकि फील्ड का फ्लक्स तो ये तो आपका कांस्टेंट है, लेकिन रिलक्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि एयर गैप बढ़े तो रिलक्टेंस, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्वाड्रेचर एक्सेस में, क्वाड्रेचर एक्सेस में 0 हो जाएगा, और उसके बाद फिर से आपका एयर गैप क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, एयर गैप कम होने तो फ्लक्स क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आपका जो है जैसे जैसे आप जो है डायरेक्ट एक्सेस से क्वाड्रेचर एक्सेस की तरफ जाएंगे तो एयर गैप आपका बढ़ेगा। यहां देखो मैं एयर गैप दिखा रहा हूं, एयर गैप बढ़ रहा है, देखो जैसे जैसे आप क्वाड्रेचर एक्सेस की तरफ जा रहे हैं एयर गैप बढ़ता जा रहा है, एयर गैप बढ़ेगा तो रिलक्टेंस बढ़ेगा, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यहां भी देखो जैसे जैसे आप जो है पोल से क्वाड्रेचर एक्सेस की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आपका एयर गैप बढ़ रहा है, एयर गैप बढ़ रहा है तो रिलक्टेंस आपका बढ़ रहा है, वैसे वैसे रिलक्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर पॉजिटिव दिखाया था नॉर्थ पोल के अंदर में, साउथ पोल में जैसे जैसे आप यहाँ जाएंगे वैसे वैसे आपका जो है रिलक्टेंस क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, तो यहाँ 0, और जैसे जैसे मैं जाता जाऊंगा जैसे जैसे आप क्वाड्रेचर एक्सेस से पोल की तरफ जाएंगे रिलक्टेंस कम होता जाएगा, तो फ्लक्स बढ़ेगा, लेकिन निगेटिव में बढ़ेगा, हेलो निगेटिव में, लाइक क्या मेरी बात समझ में आ रही, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फील्ड फ्लक्स, दिख रहा है क्या फील्ड फ्लक्स। अच्छा बताओ फील्ड फ्लक्स कहां पर 0 है, इस पॉइंट पे 0 है ना, जहां पर फील्ड फ्लक्स 0 होगा वही मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस कहलाएगी। नो लोड के समय बनाए, नो लोड, हेलो नो लोड के समय का ग्राफ है ये, नो लोड के समय केवल और केवल फील्ड फ्लक्स होगा, फील्ड फ्लक्स तो वही बनाया है, और यही रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट की वैल्यू कहां पर 0 है, क्वाड्रेचर एक्सेस में 0 है, तो दिस इज नथिंग बट द, यहां पर 0 है, यहां पर इस समय फ्लक्स आपका 0 है, फील्ड फ्लक्स नहीं रिजल्टेंट फ्लक्स ही है ये, फील्ड फ्लक्स ही रिजल्टेंट फ्लक्स है, नो लोड कंडीशन, फ्लक्स 0 है तो यही आपका क्या कहलाएगा, एमएनए भी कहलाएगा। देख लीजिए नो लोड के समय, नो लोड के समय जीएनए और एमएनए क्वाड्रेचर एक्सेस में है, और बेटा अगर फ्लक्स 0 है तो यहां पर ईएमएफ भी 0 होगा, यही आपका जीएनए है और यही आपका एमएनए भी है इस समय नो लोड के समय, और यहां पर जो कॉइल रखी होगी उसमें ईएमएफ भी 0 होगा इस जगह पे। ये बताओ ब्रुश कहाँ रखी रहती है, हेलो ब्रुश यहीं रखी रहती है, हेलो ब्रुश यहीं रखी रहती है ना नो लोड के समय,
ये ब्रुश रखी है, और बेटा जो कॉइल ब्रुश के अंदर पे रखी है उसमें ईएमएफ कितना है? 0। तो क्या कोई स्पार्किंग होगी क्या नो लोड के समय? हेलो, यहां देखो भाई, ब्रुश रखी जाती है क्वाड्रेचर एक्सेस में, फिर जीएनए में। जीएनए पे, जीएनए ये नो लोड के समय जीएनए आपका एमएनए है, यहीं पर आपका फ्लक्स 0, यहां पर ईएमएफ। तो जो कॉइल बेटा नो लोड के समय जीएनए में रखी उसमें ईएमएफ 0 है, तो क्या कोई स्पार्किंग होगी क्या? भाई ईएमएफ ही नहीं है तो स्पार्किंग, स्पार्किंग नहीं हुई नो लोड के समय, क्योंकि जीएनए पे जो कॉइल रखी है उसमें ईएमएफ 0 है, क्योंकि एक्चुअली में वही एमएनए है इस समय। तो नो स्पार्किंग विल बी टेक प्लेस एट नो लोड कंडीशन, नो स्पार्किंग। लेकिन जैसे ही एमएनए शिफ्ट होगा स्पार्किंग आने लगेगी, नो स्पार्किंग एट नो लोड कंडीशन। इन द ब्रुश। चलो अब लोड पे लाते हैं, मशीन को लोड पे लाते हैं। लोड लगाएंगे तो आर्मेचर करंट आएगा, लोड लगाएंगे तो आर्मेचर करंट आएगा। चलो, एट लोडेड कंडीशन, नो लोड में किसी को कोई समस्या? चलो आइए, लोडेड कंडीशन में अब आर्मेचर का इफेक्ट आएगा। नाउ दिस इज नथिंग बट द एट लोडेड कंडीशन। ठीक है, एट लोडेड कंडीशन। चलो, अब मेरा मशीन लोड कंडीशन में है, लोड कंडीशन तो आर्मेचर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, पिछली बार क्या था, ईएमएफ था लेकिन लोड नहीं लगा तो करंट 0 था। अच्छा, अब मैंने लोड लगा दिया तो आर्मेचर करंट फ्लो करेगा, और आर्मेचर करंट जो फ्लो करेगा दैट इज इस इंड्यूज ईएमएफ की वजह से जो आर्मेचर करंट है दैट इज कॉल्ड इंड्यूज करंट। इंड्यूज करंट की डायरेक्शन कैसे निकालते थे? इंड्यूज ईएमएफ या फिर इंड्यूज करंट की डायरेक्शन कैसे निकालते थे जनरेटर के केस में? दैट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इस इंड्यूज ईएमएफ, पिछली बार लोड नहीं लगा था तो करंट 0 था, लेकिन जैसे ही लोड लगाएंगे इस इंड्यूज ईएमएफ की वजह से सर्किट कंप्लीट है, इंड्यूज करंट आएगा, जिसको हम लोग आर्मेचर करंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आर्मेचर करंट। तो इंड्यूज करंट और इंड्यूज ईएमएफ की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे। ठीक है, चलो, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो मैं फील्ड का फ्लक्स ड्रॉ कर रहा हूं, फिर आपके आर्मेचर का फ्लक्स ड्रॉ करूं, फिर दोनों को कंबाइन करूंगा। 3 फिगर में बना रहा हूं, 3 अलग अलग फिगर बना रहा हूं। पहले फील्ड का फ्लक्स, फिर आर्मेचर का फ्लक्स, फिर दोनों को कंबाइन करना है। लोडेड कंडीशन में चूंकि दोनों है, दोनों का रिजल्टेंट आपको दिखाई देगा, और रिजल्टेंट कैसा होगा उसको हम लोग कंबाइन करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा अब जरा। तो मैं लिख रहा हूं एट लोडेड कंडीशन। चलो मैं पहले फिगर बनाता हूं, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द फिगर। At loaded condition, आर्मेचर करंट इज नॉट 0। मतलब आर्मेचर करंट की वैल्यू 0 नहीं, आर्मेचर में करंट फ्लो करेगा, सो दैट आर्मेचर फ्लक्स भी नॉन 0 होगा, आर्मेचर पर फ्लक्स आएगा। हेंस there is a armature reactance will be armature reaction will be exist. Hence armature reaction is exist in the machine at loaded condition. चलो मैं दोनों चीजें दिखा रहा हूं, पहले तो फिगर दिखा रहा हूं। नाउ दिस इज योर मशीन।
दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल, ठीक है। ये डायरेक्ट एक्सेस है। डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। और बेटा क्वाड्रेचर एक्सेस क्या होगी? डायरेक्ट एक्सेस के परपेंडिकुलर होती है, दिस इज द क्वाड्रेचर एक्सेस। क्वाड्रेचर एक्सेस को जीएनए बोलते हैं और यहीं पर ब्रुश रखी रहती हैं, ठीक है। दिस इज द ब्रुसेज, ठीक है, इसे ब्रुश एक्सेस भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द ब्रुश एक्सेस। चलो फील्ड का फ्लक्स दिखा, जनरेटर है ना, दिस इज द जनरेटर। प्राइम मूवर से मैं घुमा रहा हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जनरेटर के केस में आप इसको घुमा रहे हैं, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ जनरेटर। जो फील्ड फ्लक्स होगा, नाउ दिस इज द फील्ड फ्लक्स, ध्यान से देखिएगा, दिस इज द फील्ड फ्लक्स। नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड फ्लक्स ओरिएंटेड होगा, दिस इज द फील्ड फ्लक्स, ठीक है। अब ये बताइए, आर्मेचर में आपने कंडक्टर रख रखे हैं, ठीक है। चलो ये आपके आर्मेचर है, ठीक है। अब ये बताइए, जब हम आर्मेचर को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में घुमाएंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, चूंकि लोड लगा रखा है, करंट भी आएगा, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट आएगा। इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं जनरेटर में? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो आप देखेंगे नॉर्थ पोल, यहां पर आप देखेंगे इस वाले कंडक्टर नॉर्थ पोल के अंदर में, इस वाले कंडक्टर में आपका जो इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसे आर्मेचर करंट की डायरेक्शन होगी। और साउथ पोल में क्या डायरेक्शन होगी, इसको मैं निकालने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर पहले मैं इस कंडक्टर के बारे में बात करूं। इस कंडक्टर की डायरेक्शन कैसी है? अपवर्ड है, मोशन क्लॉकवाइज है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से 4 फिंगर रखते हैं फील्ड की डायरेक्शन में, और मोशन की डायरेक्शन में थंब रखेंगे, तो ये बेटा अंदर जाएगा करंट। हेलो, आपका कंडक्टर नंबर 4 में जो करंट है वो क्रॉस होगा, नॉर्थ पोल में जितने भी कंडक्टर सब में क्रॉस होगा, और साउथ पोल में, हेलो, साउथ पोल में इसकी डायरेक्शन मूवमेंट कैसा डाउनवर्ड है, मैं दिखा देता हूं। नाउ दिस इज मूविंग, this is moving in the upward direction and this is moving in the downward direction. नंबरिंग भी कर देता हूं, this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13 एंड दिस इज 14। तो यहां पर जब निकालेंगे तो इस वाले में बेटा आएगा दैट इज आपका कंडक्टर नंबर 4 में क्रॉस, इसमें क्रॉस आएगा। तो नॉर्थ पोल के अंदर में जितने कंडक्टर होंगे सब में क्रॉस आएगा, इंड्यूज ईएमएफ या फिर इंड्यूज करंट की डायरेक्शन में। और यहां पर कैसा आएगा, साउथ पोल में डॉट आएगा। देख लीजिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। जनरेटर के केस में ये डायरेक्शन हो। हेलो, एक चीज जरा ध्यान से देखे जरा, जैसे ही बेटा लोड लगाया तो आपके आर्मेचर के कंडक्टर में करंट आएगा जिसकी वजह से अब फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो मैं आर्मेचर का फ्लक्स डायरेक्ट नहीं दिखा रहा हूं, मैंने फील्ड का दिखाया, अब आर्मेचर का मैं अलग से दिखाऊंगा। पहले मैं फील्ड दिखाऊंगा फिर आर्मेचर, फिर दोनों को ऐड करूंगा, रिजल्टेंट फ्लक्स बाद में बनाऊंगा। ठीक है, समझिएगा। तो यहां पर मैंने लिखा इंड्यूज ईएमएफ था, कंडक्टर में इंड्यूज ईएमएफ था, चूंकि लोड लगा है इसलिए आर्मेचर में करंट फ्लो करेगा, वो भी जीरो नहीं है। और बेटा आर्मेचर करंट की वजह से आर्मेचर फ्लक्स आएगा जो कि जीरो नहीं इस बार। ठीक है, चलो मैंने डायरेक्शन दिखा दी। अब एक चीज मुझे बताना है कि अगर मैं जो है, हेलो ध्यान सुनिएगा, अब जो मैं बात करूं मोटर के केस में बारे में बात करूं, मोटर के केस में अगर मान लीजिए मोटर होती, मोटर में हम लोग क्या करते, सप्लाई देते। मान लीजिए मोटर में मैं आर्मेचर में सप्लाई देता तो बेटा नॉर्थ पोल के अंदर में क्रॉस देता और साउथ पोल में, मतलब जब मैं करंट दूंगा तो यहां से करंट आपका जाएगा और यहां से निकलेगा जाएगा, निकलेगा जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सप्लाई कनेक्ट की है। मोटर के केस में यहां से सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो यहां से करंट इन वाले कंडक्टर से करंट इन का आपका इन कर रहा है और यहां से आउट कर रहा है। तो अगर मैं आर्मेचर में, जैसी मैंने जनरेटर के केस में आर्मेचर में करंट की डायरेक्शन, अगर सेम करंट की डायरेक्शन में मोटर के केस में अगर जो है देता तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इन द मोटर। मोटर में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होता और उस टॉर्क की वजह से आपका मोटर रोटेट करती। तो अगर मैं जो है मोटर में सेम आर्मेचर की करंट की डायरेक्शन रखते, यही करंट जो जनरेटर के केस में, जनरेटर को मैंने क्या किया, आपका क्लॉक प्राइम मूवर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर फ्लक्स में, तो जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। नॉर्थ में क्रॉस है और साउथ में डॉट है। अगर मैं मोटर लेता, मोटर के केस में क्या करता, यहां से सप्लाई देता और जब मैं सप्लाई देता तो मान के चलता कि नॉर्थ के अंडर पे आपका करंट इन कर रहा है, साउथ में आपका जो है क्या कर रहा है, दैट इज आउट कर रहा है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटर इन द मोटर। मोटर के केस में व्हाट इज द रोटेशन की डायरेक्शन क्या होती है, उसके लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या करते, इसको हम फील्ड की डायरेक्शन में रखते, इसको करंट की डायरेक्शन में रखते हो। थंब आपका किसकी डायरेक्शन दे देता, टॉर्क या फिर फोर्स की। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में आपकी मोटर क्या करती, रोटेट करती। तो अगर सेम मैं करंट की डायरेक्शन मानता, मोटर में भी सेम डायरेक्ट आर्मेचर में करंट की डायरेक्शन मानता तो मोटर किस डायरेक्शन में रोटेट करती। चलो मैं कंडक्टर नंबर 4 पे बात कर रहा हूँ। कंडक्टर में फील्ड की डायरेक्शन ये है, करंट अन है आपका इनसाइड है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा। हेलो, फोर फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में करंट आपका कैसा है, अंदर की तरफ है, तो बेटा आपका जो है किस डायरेक्शन में लगेगा, ये मेरा जो है आपका कॉपी हो गई, ये फील्ड हो गया, ये अंदर हो गया, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है मेरा, डाउनवर्ड नीचे की तरफ। हेलो, मेरा आपका फोर्स कहां लग रहा है, इस डायरेक्शन में। कंडक्टर नंबर 4 में इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में। क्या मेरी बात समझ में आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में यहां पर फोर्स लगेगा और इस डायरेक्शन में ऊपर। कंडक्टर नंबर 11 में ऊपर लगेगा, क्यों, क्योंकि दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड की डायरेक्शन ये है, मेरा करंट बाहर आ रहा है। हेलो, ये फील्ड की डायरेक्शन हो गई, करंट मेरा बाहर आ रहा है तो थंब ऊपर लगेगा, ये फोर्स ऐसे लगेगा। तो मोटर के केस में इस तरफ डायरेक्शन ऑफ मोटर होता। तो ध्यान रखिएगा, एक ही फिगर में मैं दोनों चीजें दिखा रहा हूं और ऐसे दिखाया जाता है कि जनरेटर के केस में अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करूंगा तो नॉर्थ पोल में क्रॉस बनेगा और साउथ पोल में आपका डॉट बनेगा। मोटर के केस में अगर सेम करंट की डायरेक्शन होगी तो इन वाले कंडक्टर में इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इन वाले कंडक्टर में यहां पर। तो आपका मोटर किस डायरेक्शन में रोटेट करती, जनरेटर के अपोजिट डायरेक्शन। तो ये मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं कि अगर ये मोटर होती और सेम आर्मेचर के करंट की डायरेक्शन रखता तो मोटर इस डायरेक्शन में रोटेट करती, मोटर रोटेट करती काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसको एंटी क्लॉक। क्या किसी को इसमें दिक्कत है क्या, रोटर एंटी क्लॉक के डायरेक्शन में रोटेट करेगा, बिल्कुल रोटेट करेगा इन द केस ऑफ मोटर। अगर ये मोटर होता और करंट की डायरेक्शन मैंने ये रखी होती, जनरेटर के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है मोटर। जनरेटर को हमेशा रोटेट करता, सेम करंट की डायरेक्शन के लिए मोटर अगर होती तो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब मैं रिजल्टेंट फ्लक्स बना रहा हूं, फील्ड का फ्लक्स आएगा,
आर्मेचर के कंडक्टर में करंट है तो उसकी वजह से फ्लक्स आएगा। रिजल्टेंट फ्लक्स हम लोग देखने वाले हैं, रिजल्टेंट फ्लक्स कैसा होगा। ठीक है, तो मैं तीनों केस बना रहा हूं। पहले मैं फील्ड का फ्लक्स बना रहा हूं, फिर अकेले में आर्मेचर का फ्लक्स बनाऊंगा, फिर दोनों फ्लक्स को ऐड करूंगा, रिजल्टेंट फ्लक्स। किसी को इसमें समस्या हो तो बताओ। ऐसे ही दिखाया जाता है, जनरेटर क्लॉकवाइज है तो मोटर एंटी क्लॉकवाइज है। क्या कोई दिक्कत है किसी को? चलो आ जाओ। चलो पहले हम लोग केवल फील्ड फ्लक्स कंसीडर करें। तीनों फ्लक्स अलग अलग दिखा रहा हूं। अब मैं लोडेड कंडीशन में बात कर रहा हूं। ओनली फील्ड फ्लक्स इज कंसीडर, ओनली कंसीडर। आर्मेचर को कुछ नहीं दिखा रहा, केवल फील्ड फ्लक्स दिखा रहा हूं। केवल फील्ड फ्लक्स। आइए, नाउ दिस इज द मशीन। नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। दिस इज द डायरेक्ट एक्सेस। केवल मैं फील्ड फ्लक्स दिखा रहा हूं। फील्ड फ्लक्स इज लाइक दिस। दिस इज द फील्ड फ्लक्स जो कि डायरेक्ट एक्सेस की तरफ होगा। ये क्वाड्रेचर एक्सेस है या फिर जीएनए है। ठीक है, नाउ दिस इज द डी एक्सेस, क्वाड्रेचर एक्सेस या फिर जीएनए। और जो फील्ड फ्लक्स है वो किसकी डायरेक्शन में है? डायरेक्ट एक्सेस की डायरेक्शन। दिस इज द फील्ड फ्लक्स। चलो आर्मेचर का फ्लक्स दिखाते हैं। अच्छा, चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर, करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम है, तो आर्मेचर का फ्लक्स भी सेम आएगा। हेलो पिंटू, पिंटू कैमरा खोलो अपना। हाँ, यहां पर चाहे जनरेटर हो चाहे आपका मोटर, मैंने करंट की डायरेक्शन सेम मानी, इसलिए आर्मेचर का फ्लक्स भी बिल्कुल सेम होगा। चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर, दोनों में आर्मेचर के फ्लक्स की डायरेक्शन सेम होगी, इसीलिए माना कि दोनों चीजें एक साथ हो जाए। ठीक है, चलो अब मैं बात कर रहा हूं आर्मेचर के फ्लक्स के बारे में। ओनली आर्मेचर फ्लक्स इज कंसीडर।
only armature flux is considered. चलो, आर्मेचर के कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है जिसकी वजह से आर्मेचर फ्लक्स आएगा, तो आर्मेचर का फ्लक्स मैं अकेले अभी दिखा रहा हूं। रिजल्टेंट फ्लक्स दोनों का रिजल्टेंट होगा फील्ड फ्लक्स प्लस आर्मेचर फ्लक्स। हो गया, आ जाओ। नाउ दिस इज द पोल। अब मैं फील्ड नहीं दिखा रहा हूं आपको, now this is the direct axis, and this is the quadrature axis जो कि फिक्स होगा। या फिर इसी को जीएनए बोल देते हैं। नाउ दिस इज द कंडक्टर। 1 2 3 4 5 6 चलो, यहां पर आप देखेंगे जो कंडक्टर आपका नॉर्थ पोल के अंदर में था उसमें करंट की डायरेक्शन कैसी थी बेटा? करंट की डायरेक्शन थी आपकी दिस इज नथिंग बट द क्रॉस, दिस इज द क्रॉस। और बेटा जो साउथ पोल के अंदर में था उसमें करंट की डायरेक्शन थी डॉट, दिस इज द डॉट। चलो, दिस इज द कंडक्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कंडक्टर नंबर 4 की केवल फ्लक्स लाइन दिखाऊं या फिर इन 3 की रिजल्टेंट दिखाऊं, देखो इंडिविजुअल अलग होगी और रिजल्टेंट अलग होगी। रिजल्टेंट फ्लक्स लाइन में आपकी ड्रॉ करके दिखाऊंगा केवल। यहां देखिए, अगर मैं कंडक्टर नंबर 4 के बारे में, इंडिविजुअल 4 के बारे में बात करूं, कंडक्टर नंबर 4, तो करंट कैरिंग कंडक्टर फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। दैट इज, आप जो है राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं। करंट के थंब रखिए और जो 4 फिंगर होंगी वो फ्लक्स की डायरेक्शन दे देंगी। ठीक है, सर्कुलर लाइन आएगी और कैसी होंगी? क्लॉकवाइज। तो अगर कंडक्टर नंबर 4 की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी सर्कुलर होंगी इस तरह से क्लॉकवाइज, इसकी भी सर्कुलर होगी, लेकिन सबका जब ऐड करेंगे इन तीनों का तो कितना होगा? अगर मैं इन तीनों का रिजल्टेंट ड्रॉ करूं तो कितना आएगा, इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करूं तो कितना आएगा, और इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करूं, इन पूरे का अगर रिजल्टेंट ड्रॉ करूंगा
नॉर्थ पोल के अंदर में तो कितना आएगा ये देखते हैं, ठीक है। तो मैं 3 के लिए दिखा देता हूं, 5 4 और 3, 5 4 और 3, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। सब में करंट की डायरेक्शन सेम है। और अगर मैं इनकी इंडिविजुअल बात करूंगा बेटा, तो सबकी जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज आएगी। क्लॉकवाइज। इनका जब रिजल्टेंट निकालेंगे ना बेटा, रिजल्टेंट सबका, ये देखो यहां पर ये होगा, रिजल्टेंट यहां पर कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इन तीनों का रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स ऐसा होगा। दिस इज द रिजल्टेंट फ्लक्स, जो कि क्लॉकवाइज में होगा। इन सभी का रिजल्टेंट क्लॉकवाइज में होगा, इनका भी, इनका भी, इनका भी। तो अगर मैं यहां पर एक सिंपल सा दिखाऊं, रिजल्टेंट जो है इन सभी का, ये रिजल्टेंट दिखाऊं तो ये होगा रिजल्टेंट। ध्यान से देखो बेटे, ध्यान से। नॉर्थ पोल के अंदर में जितने भी कंडक्टर हैं, इन सभी आर्मेचर के कंडक्टर का रिजल्टेंट ये होगा, ये होगा बेटा रिजल्टेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये बताओ, ये जो फ्लक्स होता है अपने पाथ को हमेशा लो रिलेक्टेंट पाथ से फॉलो करेगा, हमेशा फ्लक्स हमेशा लो रिलेक्टेंट पाथ है। तो ये एयर के थ्रू अपने पाथ को एयर के थ्रू करेगा तो रिलेक्टेंट ज्यादा मिलेगा। ये अपने पाथ को किसके थ्रू कंप्लीट करेगा? कोर के थ्रू, है ना। हेलो, यहां पर जब जाएगा तो ये हाई रिलेक्टेंट पाथ है, अगर ये इसके थ्रू जाएगा तो लो रिलेक्टेंट पाथ है। हमेशा फ्लक्स लो रिलेक्टेंट पाथ को हमेशा क्या करता है? फॉलो करता है। तो जो आर्मेचर का फ्लक्स है वो अपने पाथ को किसके थ्रू कंप्लीट करेगा? कोर के थ्रू करेगा, कोर के थ्रू, याद रखिएगा, कोर के थ्रू। दिस इज द इंपॉर्टेंट, लोगों को मालूम नहीं रहता कि कहां से अपने पाथ को कंप्लीट करेगा। कोर के थ्रू, क्योंकि देखिए बेटा दो पाथ है, या तो यहां से जाए लेकिन एयर का रिलेक्टेंस ज्यादा है, या फिर यहां से जाए, यहां से आपका लो रिलेक्टेंस मिलेगा। तो किसके थ्रू ये अपने पाथ को कंप्लीट करेगा? आर्मेचर का फ्लक्स जो होगा, आर्मेचर के, दैट इज पोल शू के थ्रू अपने पाथ को कंप्लीट करेगा। दिस इज द पाथ। क्या मेरी बात समझ में आई है? और यहां पर देखो, इनका जब निकालोगे तो इनका एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। हेलो, मैं 10 का दिखा देता हूं पहले, 10 का। 14 कंडक्टर है, 13 नंबरिंग कैसे होगी? दिस इज 11 12 13 14, ठीक है। चलो यहां पर देखो, यहां पर मैं 11 नंबर को दिखा रहा हूं। 11 नंबर में करंट है डॉट, और जब राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो इसका जो फ्लक्स होगा, इंडिविजुअल फ्लक्स आपका कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मैं इन तीनों का निकालूं, इन तीनों का रिजल्टेंट, वो भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा। देखो तीनों का निकाल दो, 11 10, 11 में डॉट, 10 में डॉट और 12 में डॉट। इनका जब आप इंडिविजुअल निकालोगे तो सबका एंटी क्लॉकवाइज में आएगा, सबका एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। ठीक है। और जब आप इनका रिजल्टेंट निकालोगे बेटा, रिजल्टेंट, हेलो, रिजल्टेंट, ये देखो सब ऐड हो जाएंगे। यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब मैं इन सबका रिजल्टेंट निकालूंगा, जब सबका रिजल्टेंट निकालूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, साउथ वाले। और ये जो आर्मेचर का फ्लक्स है अपने पाथ को किसके थ्रू कंप्लीट करेगा?
दैट इज पोल शू के थ्रू अपने पाथ को कंप्लीट करेगा। दिस इज द फाई ए, दिस इज फाई ए। आर्मेचर का फ्लक्स दिखाया, केवल आर्मेचर का फ्लक्स। या फिर आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते थे, हेलो, राइट हैंड कर्व रूल से। अगर करंट आपका आपका कॉइल में फ्लो कर रहा है तो थंब फ्लक्स की डायरेक्शन देगा। हेलो, थंब, यहां से देखो, यहां से करंट आपका इन कर रहा है, यहां से आउट कर रहा है, तो यहां से 4 फिंगर इन करो यहां से, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आर्मेचर फ्लक्स होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर फ्लक्स, दिस इज द। तो ये डायरेक्ट एक्सेस है। क्वाड्रेचर एक्सेस, क्वाड्रेचर एक्सेस के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आर्मेचर, देखो नीचे की डायरेक्शन में है। आर्मेचर का फ्लक्स नीचे की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन। तो अगर आर्मेचर का फ्लक्स दिखाए नीचे की डायरेक्शन में होगा, नीचे की डायरेक्शन दिख रहा है ना, रिजल्टेंट फ्लक्स इन द डायरेक्शन ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहां मैं आर्मेचर का फ्लक्स केवल ड्रॉ कर रहा हूं। नाउ दिस इज द आर्मेचर फ्लक्स, दिस इज द डायरेक्ट एक्सेस, दिस इज द क्वाड्रेचर एक्सेस, या फिर जीएनए। और आर्मेचर का जो फ्लक्स होगा, दिस इज द आर्मेचर फ्लक्स। ठीक है, दिस इज द आर्मेचर का फ्लक्स, दिस इज द आर्मेचर फ्लक्स। अब मैं दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहा हूं, क्योंकि जब आप देखेंगे जब लोडेड कंडीशन में है तो ये वाला फ्लक्स भी होगा, आर्मेचर फ्लक्स भी होगा और फील्ड फ्लक्स होगा। दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? दोनों का रिजल्टेंट, दोनों का एडिशन निकालना है, कैसा होगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। क्या इतनी बात समझ में आई मेरी? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैंने फील्ड का फ्लक्स अलग से ड्रॉ किया है, आर्मेचर का फ्लक्स अलग से ड्रॉ किया, दोनों फ्लक्स को मैं जोड़ रहा हूं। दोनों फ्लक्स को बनाने के बाद रिजल्टेंट बनाऊंगा। ठीक है, अब मैं इसको आगे जो है कल जोड़ के कल आपको दिखा दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी एक जगह मुझको जाना है, तो उस वजह से इसको आगे कल, इनका रिजल्टेंट कल निकालते हैं। ठीक है, कल 7 बजे से क्लास ले लूंगा, इसका रिजल्टेंट कल निकालते और कल मैं दोनों इफेक्ट आपको दिखा दूंगा। क्या यहां तक किसी को कोई समस्या है? पढ़ के आइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। जब आपको इफेक्ट मालूम होगा तभी इसकी रेमेडी भी हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, चलो। 29वां लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन मैं आपको जो है क्या कहते हैं पीडीएफ उसका सेंड कर दूंगा 29वें लेक्चर का। चलिए स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट लेना है। स्टार्टिंग तो मेरे ख्याल से यहीं से थी, यहां से, यहीं से थी स्टार्टिंग बेटा। चलो मैं लेक्चर अपलोड किए दे रहा हूं, उसी को देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो।